25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। सरकार के मंत्री नवाब मलिक के मुताबिक राज्य सरकार ने फिलहाल प्रतिदिन मुंबई से 25 फ्लाइट के उड़ान भरने को अनुमति दी है और धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र घरेलू उड़ानों के पक्ष में नहीं था और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य सरकार को तैयारियों के लिए और ज्यादा समय की आवश्यकता है। इस बाबत उन्होंने इतवार सुबह ही नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बात भी की थी। सोमवार से देश में डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। उससे एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों ने यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान इन सभी बातों का ख्याल रखना होगा। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए जान लेते हैं। हवाई सफर की बात करें तो यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। एयरपोर्ट पर सभी यात्री सैनिटाइज किए जाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड सभी को करना होगा, यह अनिवार्य होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब अगर बात करें कि कहां से कितने विमानों का संचालन 25 तारीख से शुरू हो रहा है, तो दिल्ली से 380 विमानों का संचालन हो रहा है। मुंबई में 25 टेक ऑफ और 25 लैंडिंग की इजाजत, यानी कुल 50 विमान। हैदराबाद से 30 फ्लाइट्स उड़ेंगी। यहाँ 28 मई से सेवाएं शुरू होंगी। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर मंगलवार से संचालन शुरू होगा, यानी 26 तारीख से। कोलकाता हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ से 28 मई से हर रोज 20 उड़ानों का संचालन शुरू होगा, जिसे धीरे धीरे कर बढ़ाया जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट से उड़ेंगी 32 फ्लाइट्स, इसे भी धीरे धीरे ही बढ़ाया जाएगा। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फिलहाल 15 उड़ानें शुरू की जा रही हैं। यात्री को कितने दिन क्वारंटीन में रहना होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं। यूपी जाने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। बिहार में यात्रियों को 14 दिन पेड क्वारंटीन में रहना होगा। कर्नाटक में यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब में सभी यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। छत्तीसगढ़ में भी 14 दिन का क्वारंटीन है। उत्तराखंड में यात्रियों को 10 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। अंडमान निकोबार में 14 दिन का, केरल में भी 14 दिन का क्वारंटीन है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य की जनता को संबोधित किया। उद्धव ने देश में अचानक से लॉकडाउन लगाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने ऐसा करते हुए केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया। उद्धव ने कहा कि लॉकडाउन को एक बार में हटा देना उतना ही गलत होगा जितना एक बार में लगा देना था। यह लोगों पर दोहरी चोट होगी। उन्होंने भरोसा देते हुए कहा कि लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धव ने कहा कि हम राज्य में अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुधारेंगे। कोरोना के मामले में इतवार का दिन भी महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं रहा और 24 मई को राज्य में कोरोना के 3041 नए केस सामने आए। इन नए मामलों के सामने आने के बाद अब राज्य में कुल मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंचकर 50,231 हो गई है। राज्य में अब 33,988 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 1,635 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई के धारावी की बात करें तो बीएमसी के मुताबिक रविवार को यहां 27 नए मामले दर्ज किए गए और 2 लोगों की मौत हो गई। इन नए मामलों के बाद एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में कोरोना के कुल मामले 1541 हो गए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना से हो रही मौतों को देखते हुए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की दशा दयनीय है और यह अस्पताल कालकोठरी जैसा है, यहां तक कि उससे भी ज्यादा बदतर है। अदालत ने कहा कि यह काफी निराशाजनक और दुखद है कि आज की तारीख में सिविल अस्पताल की दशा दयनीय है। गुजरात में कोरोना संक्रमण से कुल 829 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 377 सिविल अस्पतालों में हुई, जो कुल मौतों का 45% है। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और दी जा रही सुविधाओं में सुधार करने को कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। शनिवार को राज्य में कोरोना के 91 केस मिले थे और इतवार को मिले 73 नए मरीजों के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 317 पहुंच गई। राज्य का नैनीताल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ कोरोना के 117 मरीज सामने आ चुके हैं।
जबकि राजधानी देहरादून में ये संख्या 71 है। राज्य में मिले इन मरीजों में से अधिकतर अन्य राज्यों से लौटे लोग या उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं। उत्तर भारत का मैदानी इलाका इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सहित देश के 9 राज्यों में जबरदस्त लू चल रही है और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। अधिकांश इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री और कहीं कहीं पर इससे ज्यादा भी दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के तापमान में वृद्धि जारी रहेगी और आने वाले 5 दिन तक इलाके में चलने वाली हीट वेव काफी गंभीर हो सकती है। इसी के मद्देनजर विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो दोपहर में 1 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर ना निकलें। चीन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की उत्पत्ति से जुड़ी जांच में सहयोग को तैयार है, लेकिन इसमें वो किसी भी प्रकार का राजनीतिक दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन जांच के लिए तैयार है, लेकिन हम यह मानते हैं कि ये जांच पेशेवर, निष्पक्ष और रचनात्मक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ निष्पक्षता का मतलब यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीतिक दखल से मुक्त हो। दरअसल अमेरिका का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस को लैब में विकसित किया है, जबकि चीन इससे इनकार करता रहा है। आखिरकार इतवार को हिंदुस्तान में ईद का चांद नजर आ ही गया। अब पूरा देश सोमवार को ईद उल फित्र का त्योहार मनाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से लोग पहले की तरह ईद नहीं मना पाएंगे और इसी के मद्देनजर तमाम उलेमाओं ने देश के मुसलमानों से एहतियात बरतने और सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। लोगों से ईद पर हाथ न मिलाने और गले लगने से परहेज करने को कहा गया है। साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने पर भी जोर दिया गया है। इससे पहले देश के 2 राज्यों केरल और जम्मू कश्मीर के अलावा तमाम खाड़ी देशों में रविवार को ईद मनाई गई। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,31,868 हो गई है। इसमें से 73,560 एक्टिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 54,441 हो गया है, जबकि इस बीमारी के कारण 3,867 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं दुनिया की बात करें तो सोमवार सुबह 6 बजे तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 54,94,460 पहुंच गई है, जबकि इस महामारी ने 3,46,430 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अब तक पूरी दुनिया में 22,99,345 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इनके मुताबिक घरेलू यात्रा के लिए सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाए और इसके बाद ही उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी तरफ विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को 14 दिन तक अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा, जबकि इसके बाद 7 और दिन तक अपने खर्चे पर क्वारंटीन होना होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को अपने घर पर भी 7 दिन होम आइसोलेशन में गुजारने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा है कि भारत ने लॉकडाउन लगाने का फैसला एकदम सही समय पर लिया था और इस फैसले को लेने में सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन बोले कि कई विकसित देशों ने इस कदम को उठाने से पहले विचार विमर्श में काफी समय खराब किया और अब तक वहाँ हालात काफी बिगड़ गए हैं। वो बोले कि सरकार के सही समय पर लिए फैसले के कारण ही आज देश में कोरोना के मामलों की डबलिंग ड्यूरेशन 13 दिन के आसपास है, जबकि लॉकडाउन से पहले ये 3.4 दिन थी। कोरोना वायरस महामारी का सामना इन दिनों भारत समेत पूरी दुनिया कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 6,767 नए मरीज सामने आए हैं और 147 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,31,868 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 3,867 तक पहुंच गया है।
राहत की बात यह है कि 54,441 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 41.28% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। यहाँ कोविड-19 के कुल 47,190 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जो किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा अधिक हैं। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 1,577 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना की सबसे अधिक मार तमिलनाडु में ही देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 15,512 हो चुकी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और गुजरात भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोलकाता में 30 मई से हवाई सेवाएं शुरू की जाएं। ममता ने कहा कि राज्य में चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बहुत नुकसान हुआ है। इसके चलते हवाई सेवाओं को अभी शुरू करने में कठिनाई है। सरकार अगर 25 मई की जगह 30 मई से हवाई सेवाएं शुरू करती है तो हम तैयारी कर सकेंगे। ममता ने केंद्र से कहा है कि हवाई सेवाओं को शुरू करना बेहद जरूरी हो तो वो बागडोगरा हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को लगातार डंडे से पीट रहा है। एक अन्य पुलिसकर्मी वहीं खड़ा है और अपने सहयोगी को इसके लिए उकसाता हुआ नजर आ रहा है। लोधीखेड़ा थाना क्षेत्र के पिपला नारायण वार्ड निवासी एक युवक अत्याधिक नशे की हालत में रहता था, जो नशे की हालत में सड़क में घूमता था और आने जाने वाले लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता था, जिसके चलते कुछ दिन पहले पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों ने जमकर युवक की पिटाई कर दी। बेहोश होने के बाद पुलिस वाले युवक को घसीट कर ले गए। ये वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रोमांस भरी ये तस्वीरें सिडनी के कोगी बीच की हैं। समंदर की विशाल लहरें जब उफान मार रही थीं और उसमें खतरा भरपूर था, तब इन जाबाज सरफरों ने जान हथेली पर रख के अपनी हिम्मत की ऐसी मिसाल पेश की कि देखने वाले बस दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए। न्यू साउथ वेल्स सर्फ लाइफ सेविंग के स्पोक्स पर्सन एंड्रयू अगाटे के मुताबिक हालात ज्यादा खराब थे और इन विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ बहुत ज्यादा अनुभवी सर्फर्स को ही समंदर में जाने की इजाजत दी गई थी। बेशक अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता और अपनी उसी काबिलियत के दम पर इन सर्फर्स ने भी समंदर की बड़ी लहरों को मानो जैसे गुलाम बना लिया।